जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज साथियों 13 जून का जो सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम लोग इसमें देखने वाले हैं। और साथियों साथ में जो आगे आने वाली शिफ्टों में जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी इस क्लास में देखने वाले हैं। साथियों अगर आप लोगों में से किसी का भी एग्ज़ाम आने वाली शिफ्टों में लगा हुआ है तो साथियों इस क्लास को बिना स्किप किए हुए शुरू से लास्ट ज़रूर देख के जाइएगा। साथियों आपको जो है इस क्लास से क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। और साथियों एक बात और, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सभी क्लास नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो साथियों आइए देखते हैं। दोस्तों जब आप लोग एग्ज़ाम देकर आइएगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, जिस पर साथियों आप लोग क्वेश्चन ज़रूर बताइएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। साथियों पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि यूनेस्को का 2024 गैर सरकारी संगठन एनजीओ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो साथियों इसका आंसर याद रखिएगा, पेरिस, जो कि फ्रांस में है। यहाँ पर साथियों 17 से 19 दिसंबर 2024 तक ये चला था। और सम्मेलन का जो विषय था ये भी आप लोग याद रखिएगा, कार्रवाई के लिए क्षमता निर्माण, ये साथियों इसका विषय था। साथियों एक पॉइंट और आप लोग याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो यूनेस्को विश्व धरोहर समिति है इसका ये कौन सा सत्र था, तो दोस्तों याद रखिएगा ये जो है 68वां सत्र था। ठीक है, ये 21 से 31 जुलाई 2024 के बीच नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो साथियों ये भी आप लोग पॉइंट याद रखिएगा। साथियों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि फरवरी 2025 में किस राष्ट्रीय उद्यान में 5 चीते लाए गए थे। तो साथियों याद रखिएगा फरवरी 2025 में जो है मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले स्थित कूनो नेशनल पार्क में 5 चीतों को जंगल में छोड़ा गया था। ठीक है, तो कहाँ पर, तो आंसर हो जाएगा साथियों कूनो नेशनल पार्क में, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। साथियों इसमें से जो है नामीबिया से लाई गई जो मादा चीता है जिसका नाम है ज्वाला, और उसके 4 शावक शामिल थे। ठीक है, तो साथियों ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 24 जनवरी को भारत में हर साल कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय बालिका दिवस। ठीक है, इसकी शुरुआत दोस्तों 2008 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा की गई थी। और 24 जनवरी का चयन इसलिए किया गया क्योंकि इसी दिन 1966 में इंदिरा गांधी ने पहली बार भारत की प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी, जो नारी शक्ति का प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर जो है जो 24 जनवरी को जो भारत में हर साल राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये किस लिए मनाया जाता है, क्योंकि दोस्तों इंदिरा गांधी ने जो है पहली बार भारत की प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी इस दिन। ठीक है, तो इसलिए जो है राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, तो साथियों ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। जो एग्जाम अभी आने वाली शिफ्टों में होने वाला है तो साथियों उसमें क्वेश्चन आ सकता है। यह दिन साथियों 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया था और पहली बार 2019 में ये मनाया गया। साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना दिवस भी 24 जनवरी को मनाया जाता है, जब 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया था। तो साथियों यहाँ से ये आप लोग तीनों पॉइंट ये भी याद रखिएगा। ठीक है, 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है और 24 जनवरी को दोस्तों उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। तो ठीक है, तो ये भी आप लोग पॉइंट याद रखिएगा साथ में। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर का डिवाइस इनपुट और आउटपुट दोनों है। तो दोस्तों याद रखिएगा जो डिवाइस कंप्यूटर को डेटा या कमांड देते हैं वो इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। ठीक है, और जो कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी उपयोगकर्ता को दिखाते हैं या सुनाते हैं वो आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। दोस्तों जो इनपुट डिवाइस के उदाहरण देख लेते हैं यहाँ पर, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, ग्राफिक टैबलेट, बायोमेट्रिक स्कैनर, गेम पैड आउटपुट डिवाइस के जो उदाहरण हैं। ठीक है, तो ये साथियों आप लोग याद रखिएगा। आपसे जो है 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और इसमें पूछा जाएगा कि इनमें से जो है कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये भी पूछ सकता है।
या पूछ सकता है कौन सा इसमें से आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये सारे ऑप्शन जो है आते होंगे तभी साथियों आप लोग इसका आंसर बता पाएंगे। ठीक है साथियों, आइए देख लेते हैं जो आउटपुट डिवाइस है इनके बारे में, ये कौन कौन से जो आउटपुट डिवाइस होते हैं। तो जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन, प्रोजेक्टर, प्लॉटर, एलईडी डिस्प्ले, ब्रेल प्रिंटर, स्मार्ट बोर्ड और साथियों जो वीआर हेडसेट है, ये साथियों क्या हैं, ये सब जो है आउटपुट डिवाइस हैं। ठीक है, तो आप लोग ये भी आप लोग यहाँ से याद रखिएगा। साथियों यहाँ से आप लोग पॉइंट याद रखना कि जो टच स्क्रीन दोनों प्रकार की डिवाइस है। ठीक है, ये इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस के रूप में काम आती है। साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि आउटपुट और इनपुट दोनों डिवाइस के रूप में काम कौन करता है, तो आंसर हो जाएगा टच स्क्रीन। ठीक है, तो साथियों बच्चों ने बताया कि वहाँ पर टच स्क्रीन ऑप्शन में था, इसलिए साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा टच स्क्रीन। ठीक है, आप लोग इसका राइट आंसर टच स्क्रीन लगाया होगा तो सही है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बहुराज्य सरकारी समितियों से संबंधित कानून किसके द्वारा बनाया जाता है। तो साथियों याद रखिएगा, बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 है जिससे संसद द्वारा बनाया गया है। संसद को संविधान के अनुसार बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए कानून बनाने का अधिकार है, जबकि राज्य सरकारी समितियों के लिए संबंधित राज्य विधानसभाएं कानून बनाती हैं। ठीक है, तो ये साथियों आप लोग पॉइंट याद रखिएगा। इस अधिनियम में बहुराज्य सहकारी समितियों के गठन, पंजीकरण, संचालन, चुनाव, निगरानी, पुनर्वास आदि से जुड़े जो प्रावधान शामिल हैं। ठीक है, तो ये साथियों आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा, इनसे जो है जो ऑप्शन में दिया होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सहकारी समिति किस सूची का विषय है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो सहकारी समिति है ये राज्य सूची का विषय है। ठीक है, ऑप्शन में अगर राज्य सूची रहा होगा तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार सहकारी समितियों का गठन, विनियमन और समापन राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। साथियों ये जो है अनुच्छेद 243 ZI के अंतर्गत आता है। हालांकि यदि सहकारी समिति एक से अधिक राज्यों में कार्य करती है तो बहुराज्य सहकारी समिति तो उसके लिए संसद कानून बनाती है। ठीक है, संक्षेप में साथियों अगर बात करते हैं तो सामान्य सहकारी समितियां राज्य सूची का विषय हैं और जो बहुराज्य सहकारी समितियां हैं ये संसद के अधिकार क्षेत्र में साथियों ये आती हैं। ठीक है, तो ये साथियों आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2001 की जनगणना के अनुसार किन नगर क्षेत्रों की जनसंख्या 10 लाख यानी 1 मिलियन या उससे अधिक थी, उन्हें मिलियन प्लस नगर समूह के रूप में पहचाना गया है। साथियों ये इसके ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन अलग हो सकते हैं, लेकिन साथियों आप लोग याद रखिएगा जो लखनऊ शहर है इसको जो है आप लोग राइट आंसर लगाइएगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने लखनऊ इसका आंसर लगाया होगा तो आपका जो है आंसर सही है। ठीक है साथियों, यहाँ पर 2001 की बात की गई थी, लेकिन आप लोग जो है याद रखिएगा 2011 की भी। ठीक है, क्योंकि जो एग्ज़ाम है उसमें 2011 को पूछ सकता है। तो साथियों याद रखिएगा जो 2011 की जो जनगणना हुई थी इसमें जो है 53 नगर क्षेत्रों की पहचान की गई थी, जिनमें से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, चेन्नई, सूरत, पुणे, जयपुर आदि प्रमुख शहर साथियों ये शामिल हैं। ठीक है, तो आप लोग इनको याद रखिएगा, यहाँ से जो है क्वेश्चन बन सकता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जनवरी 2025 में किसकी जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया था। तो दोस्तों याद रखिएगा, स्वामी जो विवेकानंद हैं इनकी जयंती पर 12 जनवरी को जो है ये जो है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया था। ठीक है, कब मनाया गया था, 12 जनवरी को, ये भी आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों जो स्वामी विवेकानंद हैं स्वामी विवेकानंद की 2025 में 162वीं जयंती मनाई गई है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। उनका जन्म साथियों अगर पूछा जाए तो याद रखना 12 जनवरी 1863 को साथियों इनका जन्म हुआ था, और साथियों इन्हीं के जन्मदिन पर ये जो है जयंती मनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मुगलों की निजी यानी जो व्यक्तिगत इमारत को क्या कहा जाता है। साथियों जो मुगलों की निजी या जो व्यक्तिगत इमारत थी इसको दीवान ए खास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दीवान ए खास दोस्तों इसको कहा जाता है। इसके अलावा मुगल महलों के जो निजी आवासीय हिस्से को
जनाना महल या शाही महल भी कहा जाता था, लेकिन खास तौर पर निजी इमारत के संदर्भ में दीवान ए खास सबसे उपयुक्त उत्तर होगा इसका। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन में जो है दीवान ए खास ऑप्शन दिया था, तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा दीवान ए खास। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि झूम खेती किस राज्य में की जाती है। तो साथियों याद रखिएगा झूम खेती जो है मुख्य रूप से भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में की जाती है, जिनमें असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश आदि शामिल हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में इसे बेवर के नाम से जाना जाता है। साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में इसको किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा पोंडू के नाम से इसको उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में जाना जाता है। साथियों याद रखिएगा जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में इसको बेवर के नाम से, केरल में पूनम के नाम से, और छत्तीसगढ़ में दोस्तों डीपा, और साथियों अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में दाही या कुमारी के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो साथियों ये भी आप लोग याद रखिएगा। और साथियों इसके अलावा इसे स्लैश एंड बर्न खेती और अल्पीकरण भी कहा जाता है। तो साथियों ये जो पॉइंट है, ये जो फैक्ट हैं, इनको आप लोग याद रखिएगा, इनसे जो है एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अरावली और विंध्याचल के बीच कौन सा पठार है। साथियों याद रखिएगा जो अरावली और जो विंध्याचल है इनके बीच में मालवा का पठार है, तो आंसर हो जाएगा मालवा का पठार। ठीक है साथियों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप की कौन से जिले की जनसंख्या सबसे कम थी। तो दोस्तों याद रखना लक्षद्वीप के द्वीपों में सबसे छोटा जिला जिसका नाम है विट्रा, जिसकी जनसंख्या दोस्तों 271 व्यक्ति हैं। 2011 की जनगणना में दोस्तों लक्षद्वीप की कुल जनसंख्या 64,473 थी। तो दोस्तों ये भी आप लोग याद रखिएगा। साथियों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि गुप्त वंश के बाद राष्ट्रकूटों ने मुख्य रूप से किस क्षेत्र पर शासन किया था। तो साथियों याद रखना जो गुप्त वंश के बाद जो है राष्ट्रकूटों ने मुख्य रूप से दक्षिण भारत यानी जो दक्कन क्षेत्र में शासन किया था। और साथियों जो उनकी राजधानी थी जिसका नाम था मान्यखेत या आधुनिक ये कर्नाटक में है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी राजधानी क्या थी तो दोस्तों याद रखिएगा मान्यखेत इसकी राजधानी थी। ये जो है एग्जाम में आ सकता है। साथियों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2025 के मानव विकास सूचकांक HDI में भारत का स्कोर कितना रहा। ये साथियों जो हमने इसका फर्स्ट शिफ्ट का जो एनालिसिस कराया है उसमें साथियों हमने जो फैक्ट में बताया था। ठीक है, तो साथियों ये उसी से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि 2025 के मानव विकास सूचकांक HDI में भारत का स्कोर कितना था। तो दोस्तों याद रखिएगा 0.685 रहा है। ठीक है, तो साथियों आप लोग जो है इस क्लास को एक बार जरूर देख के जाइएगा क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है साथियों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कंप्यूटर में किसी भी उत्तर या टेक्स्ट लिखने के लिए किस इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। तो ठीक है, तो साथियों इसका आंसर आप लोगों ने अगर कीबोर्ड लगाया होगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मोहनजोदड़ो में मिली नृत्य करती हुई जो लड़की है इसकी जो मूर्ति थी ये किस धातु की बनी थी, ये आपसे पूछा गया था। तो साथियों ये आसान प्रश्न था, आप सभी लोगों ने इसको कर लिया होगा। साथियों जो मोहनजोदड़ो में जो मिली नृत्य करती हुई जो लड़की की मूर्ति थी ये कांस्य धातु की बनी हुई थी। ठीक है साथियों जो यह मूर्ति थी ये लगभग 4500 वर्ष पुरानी है और इसे लॉस्ट वैक्स तकनीकी से बनाया गया था। ठीक है, तो ये साथियों आप लोग याद रखिएगा अगर जो है आपसे पूछा जाए कि इसको जो है किस तकनीकी से बनाया गया था, दोस्तों आप लोग आंसर लगाइएगा लॉस्ट वैक्स तकनीकी से इसको बनाया गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है या नहीं। तो साथियों इसका आंसर होगा जो राष्ट्रपति है वो चाहे तो सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए मंत्री परिषद को लौटा सकते हैं, लेकिन यदि वही सलाह दोबारा दी जाती है तो राष्ट्रपति को उसे मानना अनिवार्य है, मतलब कि बाध्य है। ठीक है, तो आप लोग जो है ये समझ गए होंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जो राष्ट्रपति है दोस्तों ये मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों यहाँ पर जो है एक फैक्ट और याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों के निष्पादन में मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेंगे। ये साथियों किस आर्टिकल में कहा गया है,
तो दोस्तों ये आर्टिकल 74(1) के अनुसार ये कहा गया है। तो ये भी साथियों आप लोग याद रखिएगा। साथियों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हैदराबाद के निजाम उस्मान अली खान हैदराबाद को भारत में विलय ना करके क्या बनाना चाहते थे। साथियों ये जो है एक स्वतंत्र रियासत बनाना चाहते थे। ठीक है, तो ये आप लोग इसका राइट आंसर देख लीजिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 1813 भारत शासन अधिनियम के तहत क्या प्रावधान लाया गया था। तो दोस्तों याद रखिएगा, वहां पर जो ऑप्शन दिए थे रेलवे, बाल श्रम निषेध, विज्ञान के क्षेत्र या व्यापक सिद्धांत। साथियों इसका जो आंसर हो जाएगा विज्ञान के क्षेत्र, यानी जो ऑप्शन नंबर सी है साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वहां पर जो ऑप्शन है वो ऑप्शन अलग हो सकते हैं, लेकिन साथियों जो आंसर है आंसर होगा विज्ञान के क्षेत्र। ठीक है साथियों, यहाँ पर और जो फैक्ट दिए हैं उसको देख लेते हैं। 1813 जो है भारत शासन अधिनियम, चार्टर एक्ट इसको बोलते थे, के तहत विज्ञान के क्षेत्र में प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है। साथियों इस अधिनियम के अनुसार भारतीय साहित्य और विज्ञान के प्रचार, विकास और अनुसंधान के लिए हर साल 1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, तो ये भी साथियों आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था महान हिमालय का दूसरा नाम क्या है। तो साथियों जो महान हिमालय है इसका दूसरा नाम हिमाद्री है। ठीक है, अगर आप लोग को ऑप्शन में हिमाद्री दिया होगा तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। साथियों साथ में ही इसके ये भी याद रखिएगा कि इसे जो है ग्रेट हिमालय या महान हिमालय भी कहा जाता है। और साथियों हिमाद्री का अर्थ होता है बर्फ का घर या हिम का आवास। दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा यह हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। ठीक है, जिसमें माउंट एवरेस्ट और कई ऊंचे जो शिखर शामिल हैं। ठीक है, तो साथियों याद रखिएगा जो महान हिमालय है यहीं पर जो है माउंट एवरेस्ट जो है ये जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है ये यहीं पर स्थित है। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि गूगल वेब ब्राउज़र में कंट्रोल+ टैब का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो साथियों जो गूगल वेब ब्राउज़र में कंट्रोल+ टैब का प्रयोग अगली टैब यानी जो नेक्स्ट टैब पर जाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इस शॉर्टकट से आप खुले हुए टैब्स में दाएं ओर एक एक करके स्विच कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो यहाँ से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि चंद्रयान 3 मिशन में लैंडर, मॉड्यूल, लैंडर और रोवर अर्थात 2 थे, तो चंद्रयान 4 में कितने होंगे। ये साथियों क्वेश्चन एक बच्चे ने बताया है कि पूछा गया था। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा जो चंद्रयान 4 मिशन में चंद्रयान 3 की तरह केवल 2 नहीं बल्कि 4 प्रमुख मॉड्यूल होंगे। और साथियों जो 4 प्रमुख मॉड्यूल हैं वो कौन कौन से हैं, तो ट्रांसफर मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल, असेंडर मॉड्यूल और साथियों रीएंट्री मॉड्यूल। ये साथियों 4 मॉड्यूल जो है चंद्रयान 4 में होंगे। ठीक है, चंद्रयान 3 की बात की जाए दोस्तों तो जो चंद्रयान 3 में 2 मॉड्यूल थे। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ से याद रखिएगा। इनके अलावा साथियों इसमें एक बड़ा और उन्नत रोवर भी शामिल होगा जिसे जापान बनाएगा। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। इस तरह साथियों जो चंद्रयान 4 में कुल 4 मॉड्यूल होंगे, जबकि चंद्रयान 3 में 2 मॉड्यूल जो हैं लैंडर और रोवर थे। ठीक है, तो ये आप लोग साथियों यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि चंद्रयान, एक बच्चे ने बताया है कि वो क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था कि चंद्रयान 4 मिशन को भारत के किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। साथियों चाहे क्वेश्चन ये रहा हो चाहे क्वेश्चन पिछला जो बताया है वो रहा हो, साथियों हमने जो है दोनों के आंसर बता दिए हैं। ठीक है साथियों, अगर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि चंद्रयान 4 मिशन को जो है भारत के किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा, तो साथियों याद रखिएगा जो चंद्रयान 4 है इस मिशन में भारत के हैवी लिफ्ट यानी LVM-3 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। और इस मिशन के तहत कम से कम 2 अलग अलग लॉन्च होंगे, जिनमें LVM-3 रॉकेट के जरिए मिशन के 5 मॉड्यूल को भेजा जाएगा और उन्हें अंतरिक्ष में छोड़कर मिशन को अंजाम दिया जाएगा। ठीक है, ये साथियों आप लोग यहाँ से देख लीजिए। साथियों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बृहद हिमालय को और किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों हमने अभी बताया आपको कि जो बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय को निम्नलिखित नामों से जाना जाता है: महान हिमालय, ग्रेटर हिमालय, हिमाद्री हिमालय, मुख्य हिमालय और आंतरिक हिमालय। ये साथियों बृहद हिमालय के अन्य नाम हैं। तो ये साथियों आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा।
अगला क्वेश्चन साथियों पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के भाग 4 में नहीं आता है। तो साथियों याद रखना, जो हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में सभी को सिखाना, ये साथियों नीति निर्देशक तत्वों के जो भाग में ये नहीं आता है। ऑप्शन में ये दिया गया था, एक बच्चे ने बताया है, तो साथियों इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। साथियों याद रखिएगा, जो भारतीय संविधान के भाग 4 यानी जो अनुच्छेद 36 से 51 में आता है, और साथियों इसमें जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल हैं। इनमें मुख्य रूप से सामाजिक, आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय नीति से जुड़े निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि सामान्य कार्य के लिए समान वेतन, ग्राम पंचायतों का गठन, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, विदेशी नीति। साथियों ये जो है, अगर आप ऑप्शन में ये पॉइंट दिए रहे होंगे, इनमें से साथियों एक ऑप्शन ये भी दिया था, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में सभी को सिखाना, ये साथियों जो नीति निर्देशक तत्व हैं, इसके जो भाग हैं भाग 4 में ये शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ से देख लीजिए। दोस्तों एक पॉइंट और आप पे याद रखिएगा, आप लोग जो हिंदी भाषा से जो संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 351 में है, लेकिन वह नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये जो हिंदी भाषा से संबंधित जो ये प्रावधान है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये साथियों किससे संबंधित है, तो ये साथियों आर्टिकल 351 से संबंधित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सशस्त्र सेना यानी जो भारतीय सेना है 2025 में कितने नंबर का राष्ट्रीय सेना दिवस मनाया है। लेकिन एक बच्चे ने कहा है कि जो सशस्त्र सेना है यानी जो भारतीय सेना है, ये नहीं पूछा गया था, सुरक्षा दिवस के बारे में पूछा गया था। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछा गया होगा तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 77वां। ठीक है, ये आप लोग इसका राइट आंसर याद रखिएगा। अगर दोस्तों आपसे पूछा गया था कि 2025 में सुरक्षा दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई थी, तो साथियों जो 2025 में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की 54वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। पहली बार दोस्तों ये जो है 4 मार्च 1972 को मनाया गया था, इसलिए 2025 में इसका ये 54वां आयोजन हुआ था। ठीक है, तो साथियों इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन रहा हो, हमने दोनों के आंसर बता दिए हैं, आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिए। ठीक है, साथियों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पश्चिम राजस्थान में ऊंट पालकों द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है। तो साथियों याद रखिएगा, ऑप्शन दिए थे टप्पा, धरूपैड, ख्याल या ठुमरी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा टप्पा। ठीक है, ये साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन में टप्पा आंसर ऑप्शन दिया होगा तो इसका राइट आंसर साथियों टप्पा हो जाएगा। दोस्तों और भी यहाँ पर देख लेते हैं, तो टप्पा शैली राजस्थान और पंजाब की लोक परंपरा से जुड़ी हुई है और साथियों इसे ऊंट पालकों द्वारा खास तौर पर उत्तर पश्चिम राजस्थान में गाया जाता है। इस शैली में साथियों गति और लय का विशेष महत्व होता है। ठीक है, तो ये साथियों आप लोग इसका आंसर क्या लगाया, टप्पा इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2Al + 3Cl3 = AlCl3 का अणुभार का अनुपात कितना होगा। ये साथियों क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो 2Al यहाँ पर है, 3Cl2 यहाँ पर है, तो दोस्तों अगर यहाँ पर 2 ऐड कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2AlCl3 हो जाएगा। यहाँ पर साथियों इसका जो परमाणु भार है ये समान हो जाएगा। यहाँ पर 2 एल्युमिनियम है तो यहाँ पर भी 2 एल्युमिनियम हो जाएगा। और साथियों यहाँ पर कितने क्लोरीन है, तो 6 है। ठीक है, साथियों यहाँ पर भी 3 दूनी 6 क्लोरीन हो जाएंगे। इस समीकरण में साथियों एल्युमिनियम और क्लोरीन का जो अणुभार है यानी जो मोल अनुपात 2:3 है, यानी साथियों जो 2 मोल हैं एल्युमिनियम के और 3 मोल साथियों Cl2 चाहिए, जिसमें साथियों 2 मोल Al2Cl3 बनाता है। और इसलिए जो है अणुभार का जो अनुपात हो जाएगा दोस्तों AlCl2 और AlCl3 का जो अनुपात हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 2:3:2। ठीक है, ये साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों एक क्वेश्चन साथियों पूछा गया था कि एक विद्रोह से प्रश्न था जिसमें से दोस्तों मिलान करने के लिए था और पूछा गया था कि इसमें से कौन सा गलत है। दोस्तों याद रखिएगा, जो रामोसी महाराष्ट्र में है ये सही है, कोल झारखंड में है ये भी सही है, लुसाई जो है असम में हुआ था ये भी सही है दोस्तों, जो हेराक बंगाल में हुआ था ये साथियों गलत है। साथियों जो हेराक का विद्रोह है दोस्तों ये मणिपुर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, मणिपुर में दोस्तों ये विद्रोह हुआ था। तो साथियों ऐसे जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जो है ये पूछे गए थे।
तो साथियों इस तरह के जो क्लास है अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली जो सभी क्लासें हैं इनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।